देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच। सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। इस बार का मुद्दा है जात की बात। मोदी सरकार ने अनाउंस कर दिया कि अगली जनगणना में जातीय जनगणना भी शामिल की जाएगी। पहलगाम हमले की चर्चा के बीच, पूरे देश में आक्रोश के बीच सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया कि आधे से ज्यादा लोगों का ध्यान डाइवर्ट होके जात पात पे चला गया है। ये सरकार ने यह निर्णय अचानक क्यों लिया, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, आज हम इन सब पे बात करने वाले हैं। एक और चीज कि यह डिसीजन लिया है मोदी सरकार ने, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये तो हमारी जीत है, हमने, विशेष करके राहुल गांधी और लालू यादव दो दावा कर रहे हैं नेता कि ये तो हमने मजबूर किया है सरकार को कि आपको जातीय जनगणना करनी पड़ेगी, वरना बीजेपी तो शुरू से जातीय जनगणना को टालती आ रही थी। हम उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आज से करीब 600 साल पहले एक महान भक्त हुए, कवि हुए, कबीरदास जी। उन्होंने एक दोहा लिखा था। उन्होंने लिखा था, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी साधु से सिर्फ ये पूछिए कि उसका ज्ञान कितना है, उसकी जाति क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि उसको ज्ञान है तो वो महान साधु है, और ज्ञान नहीं है तो वो भले ही किसी भी जाति का, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसका दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि तलवार जो है, असली मोल तलवार का है, उसकी मयान का नहीं है। भले ऊपर की मयान जो है वो सोने की हो, लेकिन यदि अंदर तलवार को जंग लगा हुआ है तो वह अपना काम नहीं कर पाएगी। सोचने की बात है कि क्या उन्होंने 500-600 साल पहले ये पता था कि भारत में एक ऐसा दिन भी आएगा जब पूरी की पूरी राजनीति जाति आधारित हो जाएगी, जब पूरे देश की नीतियां सिर्फ इसके आसपास बनने लग जाएंगी कि कौन सी जाति के लोग कितने हैं। खैर, उन्होंने जो भी सोचा, उन्होंने जो लिखा था वो सच हो रहा है आज, और अभी शुरुआत हो रही है कि इस बार से, यानी अगली जनगणना जब भी होगी उसके साथ जातीय जनगणना की जाएगी। यानी जब जनगणना करने वाले अधिकारी आपके घर आएंगे, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी आपके घर आएंगे, तो आपसे पूछेंगे आप कौन जात हो, और आपको बताना होगा। हो सकता है एक विकल्प ये भी दे दिया जाए कि आप ना बताएं, कि आपके पास चॉइस है, आप बताना चाहें बताइए, नहीं तो ना बताइए, लेकिन संभावना यही है कि पूछा जरूर जाएगा कि आप कौन जात हो। खैर, ये हुआ क्यों? हुआ असल में इसलिए, सीधे मुद्दे पे आते हैं हम बिना किसी घुमाव फिराव के, कि पिछले लगभग 12 साल से बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में सरकार में है, और विपक्ष का मानना है कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करके सत्ता में बैठ गई है। और विपक्ष तमाम तरह के प्रयास कर चुका है, अपनी पॉकेट में संविधान लेके घूम चुका है, दिखा दिखा के लोगों को कह चुका है कि संविधान खतरे में है, जातीय जनगणना की बात कर चुका है, जाति के आधार पर आरक्षण बढ़ाने की बात कर चुका है, यानी मोदी को चोर बोल चुका है। बाकी जो जितनी तरह की संस्थाएं हैं, सरकार की संविधानिक संस्थाएं हैं, उन पे हमले की बात कर चुका है कि भाजपा उन पर हमला करती है, आरएसएस की नीतियां ऐसी हैं कि जो संस्थाएं बनी हुई है उनको खत्म कर दो, ब्राह्मणवादी सोच है इनकी। जितने आक्षेप वो लगा सकते थे वो सब लगा लिए। पूरा विपक्ष एकजुट होकर भी देख लिया, लेकिन वो बीजेपी का तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं। बीजेपी के अगुवाई वाले संगठन एनडीए का तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं। 2024 में उनको उम्मीद थी कि शायद वो लोग बीजेपी को हरा देंगे, और कुछ हद तक उनको उत्साह भी मिला जब बीजेपी 240 सीटों पर सिमटती नजर आई। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हरियाणा का चुनाव जीता, और जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव जीता, जिस तरह से दिल्ली का चुनाव भाजपा ने अपने नाम किया, उसके बाद विपक्ष को यह समझ में आ गया कि इनको हिलाना इतना आसान नहीं है।
शुरुआत पिछले चुनाव से पहले ही हो गई थी। अब उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश में थे विपक्षी दल कि हम जाति पे बात करेंगे, ये धर्म पे बात करते हैं, हम उससे भी एक और निचला स्तर जाएंगे और हम जाति की बात करेंगे। हमारा संविधान ने एक व्यवस्था दी थी कि देश में जाति आधारित छुआछूत नहीं होगी। देश में छुआछूत प्रथा को खत्म करना संविधान में एक उद्देश्य रखा गया था और उसके तहत वो बहुत हद तक खत्म भी हुआ। लेकिन एक जो है एक बड़ी गड़बड़ी वहां पे हुई कि जातियों को खत्म नहीं किया गया, बल्कि उन्हें संवैधानिक मान्यता दे दी गई, सामाजिक मान्यता दे दी गई। कैसे? आरक्षण के जरिए एक व्यवस्था रखी गई कि जो जातियां पिछड़ी रही हैं, जिन पर ज्यादा अत्याचार हुए हैं, जिनको ज्यादा हक नहीं मिल पाया, उनके लिए एक व्यवस्था शुरू की जाए कि वो पढ़ाई से लेके नौकरी तक हर जगह उनका एक कोटा फिक्स कर दिया जाए। इसको आरक्षण व्यवस्था का नाम दिया गया। मकसद था कि 10 साल तक उनको यदि इस तरह से आरक्षण दिया जाता है तो वो अगड़ी जातियों यानी स्वर्ण जातियों के बराबर आ खड़े होंगे। उसके बाद वो उस समय तो लागू नहीं हुआ, धीरे धीरे आके 1990 के दशक में मंडल आयोग पूरी तरह से लागू किया गया। उस समय जो बवाल मचा था, जो लोग जानते हैं उनको बेहतर पता है कि कितना विरोध हुआ था उसको लागू करने का। खैर, वो लागू हो गया। होना था 10 साल के लिए, लेकिन आज लगभग 40 साल होने को आगे वो आगे बढ़ता जा रहा है और उसको खत्म करने की कोई बात भी नहीं कर रहा। वो जाति आधारित ही है। पिछले चुनाव में मोदी सरकार ने एक अचानक से निर्णय लिया कि हम जातियों की बजाय आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देंगे, भले ही वो किसी भी जाति का हो। वो लागू भी हो गया। पहली बात तो ये कि सरकारी नौकरियां बची ही कितनी हैं जो आरक्षण को लेकर इतनी हाय तौबा मचे। खैर, उसमें से वो जो 10% वाले हैं वो हिस्सा कितना है? नाम मात्र। लेकिन एक पॉलिटिकल गेम था, वो खेल लिया गया, उसका बेनिफिट ले लिया गया। होना भी चाहिए। जो राजनीतिक दल जातिवाद पे इतनी बात करते हैं, असल में वो उनकी सोच कैसी है, वो उनके यहाँ जातियों का प्रतिनिधित्व कैसा है, उससे पता लग जाता है। अभी भाजपा ने जातीय जनगणना की बात की है। एक मोटा अनुमान सबको पता है कि ओबीसी जो है देश में 60% से ज्यादा है। पिछले जनगणना जब 2011 में हुई थी, उस समय 63% के आसपास उनको माना गया था। यदि हम घटा भी लें कुछ, तब भी 60% के आसपास वो बनते हैं। तो क्या राजनीतिक दलों में 60% पद ओबीसी को दिए हुए हैं? भाजपा की बात करें, भाजपा के 50 राष्ट्रीय पदाधिकारियों में 17 ब्राह्मण हैं और 21 अन्य अगड़ी जातियों से हैं, जिनमें बनिया है, ठाकुर है, कायस्थ है, ये सब मिला के। यानी भाजपा के 76% पदाधिकारी जो हैं वो अगड़ी जातियों से आते हैं और बाकी जो 24% बचे उसमें बाकी सारी जातियां आ जाती हैं, जिसमें ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है, सब मिला के। इसमें हम अभी महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं। जो मोदी सरकार ने या भाजपा ने पिछले साल दावा किया था कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हैं, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ जातियों पे बात कर रहे हैं। यही कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस का है। भले ही राहुल गांधी हर जगह कहते हों कि हम आरक्षण को जातियों के आधार पे तय करेंगे और 50% की जो सीमा है उसको हम खत्म कर देंगे, जिसकी जितनी बड़ी जाति है उसको उतना ज्यादा आरक्षण मिलना चाहिए, हम उतना लागू करेंगे। लेकिन यदि कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस की सबसे बड़ी जो समिति है कांग्रेस कार्य समिति CWC, उसका हाल देखें तो भाजपा से बहुत अलग नहीं है। 39 सदस्य हैं, जिसमें से 20 जो हैं सवर्ण आते हैं, यानी अगड़ी जातियां हैं, 50% से ज्यादा। उसके बाद कुछ कहने की जरूरत बचती है कि जिस देश में आप ये मानते हैं, आप खुद दावा करते हैं कि 60% से ज्यादा ओबीसी हैं, वहां आपकी पार्टी में तो वो नहीं दिखते। वहां तो वो सिर्फ 51% के आसपास तो आपने अगड़ी जातियों को ही दिया हुआ है। यानी आपकी पार्टी में वो व्यवस्था लागू नहीं है। पहले अपनी पार्टी में कीजिए, फिर देश की बात करना। खैर, राजनीति है, राजनीति ऐसे ही होती है। मामला ये है कि भारत जातियों का देश है।
हर चीज यहाँ जातियों में बटी हुई है। 3000 से अधिक देश भर में जातियां मानी जाती हैं और 25,000 के आसपास उसकी जनजातियां हैं। यानी जाति के अंदर भी कुछ बंटे हुए हैं, उनको यदि मिला दिया जाए तो 25,000 के आसपास बनते हैं। देश में 3000 से अधिक जातियां हैं और 25,000 के आसपास जनजातियां हैं। अब जाति जो है देश में सिर्फ एक सामाजिक पहचान नहीं है, एक राजनीतिक पहचान भी है। यानी बहुत सारे दलों की राजनीति सिर्फ इसी से तय होती है कि वो किस जाति की राजनीति कर रहे हैं। यदि वो उस जाति को छोड़ दें तो शायद उनकी जड़ें ही हिल जाएं। तो उन लोगों के लिए ये और भी जरूरी है कि जाति को जितना बढ़ावा दिया जा सके बढ़ावा दिया जाए। यह पहली बार होगा आजाद भारत में कि जातीय जनगणना की जाएगी। इससे पहले 1931 में अंतिम जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद 1951 से जो जनगणना शुरू हुई तब सरकार ने ये मान लिया था कि यदि हम जातीय जनगणना करेंगे तो वो देश को बांटने वाला काम होगा, जातीय टकराव को बढ़ावा देने वाला काम होगा, एक और जहर के बीज बोने वाला काम होगा, इसलिए हम ये नहीं करेंगे। कुछ दल दावा करते हैं कि जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आपके पास जातियों का डाटा होगा तो आप सामाजिक न्याय की अच्छे से बात कर पाएंगे। सही बात है, पहली नजर में बिल्कुल सही लग रहा है कि यदि जो आबादी 50% से ज्यादा है उसको उसी अनुपात में संसाधन मिले हुए हैं क्या, उसी अनुपात में हक मिला हुआ है क्या, नहीं मिला हुआ तो स्वाभाविक तौर पर यह उनके साथ भेदभाव है जो नहीं होना चाहिए। सही है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है कि जैसे ही जातीय जनगणना के आंकड़े आएंगे उसके बाद कई गंभीर सवाल उठेंगे। पहला सवाल ये उठेगा, क्या राजनीति में उनका उतना प्रतिनिधित्व है? यदि ओबीसी 60% हैं तो क्या भाजपा में 60% सांसद या विधायक या कांग्रेस में 60% सांसद या विधायक ओबीसी के हैं? नहीं है तो आप बनाइए। तब एक अलग तरह की जंग शुरू होगी। उसके साथ एक और सवाल उठेगा कि क्या जुडिशरी में यानी न्यायपालिका में ओबीसी के 60% लोग हैं, या सरकारी विभागों में जितनी भी नौकरियां हैं क्या उनमें 60% ओबीसी के लोग हैं? नहीं है तो आप उतने लेके आइए। अब उसके अनुसार यदि नीतियां बनेंगी तो आरक्षण वैसे ही आपको चेंज करना पड़ेगा, पूरा का पूरा आरक्षण व्यवस्था बदलनी पड़ेगी कि 60% आरक्षण ओबीसी को मिले, बाकी जितने प्रतिशत जाति है उसको उतना ही हक मिले। एक सवाल जो आरक्षण के समय से उठता है, हर कोई जानता है, लेकिन कोई उस पर बात करने को तैयार नहीं है। क्या आरक्षण टैलेंट की यानी प्रतिभा की बलि लेके आगे बढ़ाते रहना चाहिए? आरक्षण वो दीमक है जो धीरे धीरे देश को खोखला कर रही है। हम स्पष्ट कर दें कि हम किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं, हम आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आरक्षण व्यवस्था को इस तरह से लागू किया जाना चाहिए कि वास्तव में सामाजिक न्याय हो। ऐसा ना हो कि उन जातियों में कुछ चुनिंदा लोग आरक्षण की मलाई खाते रहें क्रीमी लेयर के बावजूद, और बाकी लोग वो आज भी मैला ढोते हों या खेतों में मजदूरी करते हों किसी दूसरे के। आरक्षण क्यों दीमक की तरह देश को खा रहा है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है हाल ही में ओडिशा में आई शिक्षकों की भर्ती की सूची। उसमें आरक्षण में आने वाला एक अभ्यर्थी 100 में से 6 नंबर लेके आया और वो टीचर बन गया है, वो शिक्षक बन गया है। 100 में से 6। सोचिए कि यदि आपके परिवार में किसी बच्चे के 100 में से 6 अंक आए तो घर वाले कान मरोड़ देंगे उसी समय कि ये क्या है, क्या पढ़ा है। लेकिन उतने नंबर लेने वाला टीचर बन गया है। और मजे की बात देखिए कि एक और जो आरक्षण व्यवस्था में नहीं आता था दूसरा कैंडिडेट, उसके 67% मार्क्स थे, यानी 67% नंबर थे, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये आरक्षण की महानता है कि 6 नंबर वाला टीचर बन गया है और 67 नंबर वाला बाहर बैठा है बेरोजगार। आप बताइए कि ये प्रतिभा की बलि लेना हुआ कि नहीं हुआ?
ये सही हो सकता है कि उन जो आरक्षण के दायरे में आ रही जातियां, उन पे बहुत सालों से, बहुत दशकों से, बहुत सदियों से अत्याचार होता आया हो, लेकिन उसका बदला लेने का ये तरीका नहीं होना चाहिए कि आप टैलेंट को दबा के और जो कम ज्ञानी है, जो कम प्रतिभावान है, उसको बढ़ा दें। यदि ये ऐसे ही बढ़ता रहा, उसका दुष्परिणाम देश लगातार देख रहा है। अभी महसूस उतना नहीं कर रहा, लेकिन देख रहा है। क्या देख रहा है? कि हमारा जो टैलेंट है, हमारा जो युवा है, जिसके अंदर प्रतिभा है, टैलेंट है, वो सारा का सारा विदेशों में भाग रहा है। क्यों विदेशों में भाग रहा है? क्यों भारत में सुंदर पिचाई या सत्य नडेला नहीं बन पाते? भारत के हो कि वो अमेरिका में जाके बन रहे, यहाँ क्यों नहीं बन पाते? वो बहुत सारी अड़चने हैं, जिसमें आरक्षण व्यवस्था भी एक चीज है। तो ये स्पष्ट है कि जो आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है, वो भले ही उसके पीछे सोच जो भी हो, जितनी भी अच्छी हो, वो देश के लिए नुकसानदेह है। कुछ जातियों के लिए अच्छा हो सकता है, सामाजिक स्तर पे अच्छा हो सकता है, लेकिन देश के भविष्य के लिए वो अच्छा, उचित नहीं माना जा सकता। उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि व्यवस्था क्या हो। बाकी देशों में आप देखेंगे कहीं भी जाति की बात नहीं होती है। वहां सिर्फ एक ही चीज की बात होती है कि टैलेंट को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अब भारत में इतनी जातियां, तो टैलेंट आगे कैसे बढ़ाएं? वो जिम्मेदारी सरकार की थी, वो जिम्मेदारी समाज की थी, जिससे सरकार ने भी पल्ला झाड़ लिया है, समाज ने भी पल्ला झाड़ लिया है। व्यवस्था यह होनी चाहिए कि ऐसे इंस्टीट्यूट खोलिए आप, जिसमें हर जाति का, हर धर्म का बच्चा आके टैलेंटेड बन पाए। उसको आरक्षण की बैसाखियों की जरूरत ना हो। फिर उनमें से आप छांटिए टैलेंटेड जो हो, उनको आप टीचर बनाइए, उनको आप वैज्ञानिक बनाइए। और जो लोग आरक्षण के हिमायती हैं, उनसे एक बात पूछ के देखिए कि क्या वो जो आरक्षण मांग रहे हैं, जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, वो अपने बच्चों को सिर्फ आरक्षण से भर्ती हुए टीचर से पढ़वाना चाहेंगे, या आरक्षण से डॉक्टर बने किसी आरक्षित वर्ग के युवा से वो ऑपरेशन करवाना चाहेंगे? जैसे ही यदि ये अनिवार्य कर दिया जाए कि आपको आरक्षण चाहिए, तो आपको पढ़ाने वाला भी आरक्षित वर्ग से आएगा, आपका इलाज करने वाला भी आरक्षित वर्ग से आएगा, तो आधे से ज्यादा लोग हाथ खड़े कर देंगे कि हमें नहीं चाहिए आरक्षण। यानी उन्हें भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। इसका उपाय एक ही है, जातीय जनगणना सरकार ने अनाउंस कर दी है। खास करके बिहार चुनाव से पहले, विशेष करके पहलगाम आतंकी हमले के बाद ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भी कुछ लोग कह रहे हैं इसको ऐसा किया गया है। लेकिन ये स्पष्ट है कि बिहार के चुनाव में लाभ लेने के लिए ठीक उससे पहले ये दावा किया गया है कि हम अगली, यह घोषणा की गई कि हम अगली जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करेंगे। कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन एक प्रावधान जरूर होना चाहिए कि सिर्फ जातियों की संख्या के आधार पर कम से कम आरक्षण जैसी चीज से छेड़खानी ना की जाए, उसको घटाया बढ़ाया ना जाए। सुप्रीम कोर्ट बाकी तमाम मामलों पे सुनता है, तमाम मामलों पे संज्ञान लेता है। उसको इस मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ भीड़ के आधार पर यह तय होने लग जाए कि किसको कितनी नौकरियां मिलेंगी टैलेंट के बजाय। क्योंकि यदि आप जाति के आधार पर तय करेंगे तो वो बात भी आएगी, देर सवेर आएगी ही आएगी, और वो देश के लिए ज्यादा खतरनाक होगी। यदि वास्तव में सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना होती है, यदि उस दिशा में कदम उठाए जाते हैं, नीतियां वैसी बनाई जाती हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन यदि सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसा किया गया, तो ये देश के जड़ों में मट्ठा डालने जैसा होगा, देश के भविष्य को खत्म, खोखला करने जैसा होगा, देश के भविष्य को दीमक लगा देने जैसा होगा। आपकी राय हमारे सर माथे, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। धन्यवाद।